हेलो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग अर्थशास्त्र जो कि इकोनॉमिक्स का क्लास 10th का आपका बुक है जिस पर लिखा हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था। ये जो क्लास 10th का बुक है इसी का ऑब्जेक्टिव पूरा बुक का हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के बारे में। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र जो आते हैं ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का सीधा उपयोग करने वाले क्षेत्र जैसे कृषि, पशुपालन या मत्स्य पालन जो होते हैं इन सभी को हम लोग प्रथम क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इनमें इनमें कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था रखते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से देश का है? तो ये हो जाएगा आंसर आपका भारत। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आखिर है क्या, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, भारत में सार्वजनिक यानी कि सरकारी और निजी प्राइवेट दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन आपका 15 मार्च 15 मार्च 1950 को किया गया। कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया। क्या किया गया? योजना आयोग का गठन। देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को योजना आयोग गठित किया गया, जिसे हम लोग नीति आयोग भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? नीति आयोग भी नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिस देश का नेशनल इनकम अधिक होता है, क्या होता है? अधिक होता है, वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश आपका विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि उच्च राष्ट्रीय आय और उच्च प्रति व्यक्ति आय रहेगा। क्या रहेगा? उच्च राष्ट्रीय आय और उच्च प्रति व्यक्ति आय रहेगा, तो वह देश क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। किस श्रेणी में आएगा? विकसित देश के श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है कि इनमें से पिछड़ा राज्य कहाँ जाता है? किनको कहा जाता है पिछड़ा राज्य? तो ये आपका मतलब कि बिहार को कहा जाता है पिछड़ा राज्य। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो है ना आपका बुनियादी जो ढांचा है, बुनियादी जो सुविधा है, जो प्रति व्यक्ति आय हो गया, औद्योगिक विकास हो गया, ये यहाँ पर क्या है? कमी है, जिनके कारण इसको यानी कि बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि आपका फर्स्ट चैप्टर का ये आपका रिक्त स्थान है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अंग्रेजी शासक का एक देश था। तो क्या था? भारत अंग्रेजी शासक का क्या था? तो एक उपनिवेश था। क्या था? एक उपनिवेश था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? उपनिवेश यानी ख। देखिए, लगभग 200 वर्षों तक भारत ब्रिटिश शासक का एक उपनिवेश बना रहा, ठीक है। जहां भारत में संसाधनों का उपयोग ब्रिटिश के हित में किया जाता था, ठीक है। यहीं पे वो लोग क्या, यहाँ का जो संसाधन था वो लोग अपने हित में कर रहे थे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि भारत अंग्रेजी शासक का क्या बना रहा? उपनिवेश बना रहा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंग्रेजों ने अर्थव्यवस्था का डैश किया। क्या किया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शोषण किया। क्या किया? यहाँ पे शोषण किया। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के उद्योग और कृषि व्यवस्था का जमकर दोहन किया एवं आर्थिक शोषण किया। दोहन एवं आर्थिक शोषण किया, जिससे भारत निर्धन यानी कि पहले की तुलना में कुछ कम अमीर रहा, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि अर्थव्यवस्था, जो आपका अर्थव्यवस्था है, आजीविका अर्जन की डैश है। क्या है? आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। क्या है? एक प्रणाली है। देखिए, क्या है? एक प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है। 4 दिया गया है कि द्वितीय क्षेत्र को, यानी कि आपका द्वितीय क्षेत्र होता है उसे डैश क्षेत्र कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। देखिए, कृषि आपका क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन औद्योगिक आपका हो गया, ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। देखिए, अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3 मुख्य क्षेत्र। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि आते हैं, द्वितीय क्षेत्र जिसमें औद्योगिक निर्माण, जितने चीज हम लोग
मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, निर्माण करते हैं, वे सब आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आता है। कोई भी व्यक्ति कहीं पे काम करता है तो उसको उसके लिए उसको पैसा दिया जाता है, ये आपका सेवा क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपको तीनों क्षेत्र समझ चुके होंगे। फर्स्ट प्राथमिक क्षेत्र, सेकंड कौन सा, द्वितीय क्षेत्र जिसमें औद्योगिक निर्माण प्रोडक्शन का यानी कि आपका मैन्युफैक्चरिंग का आता है। तीन में आपका सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश है। तो आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश है यानी क्या है, तो ये एक परिवर्तन है। क्या है, परिवर्तन है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से क्या है, तो परिवर्तन है। क्या भरेंगे, परिवर्तन भरेंगे। ठीक है, अब देखिए आर्थिक विकास एक निरंतर चलने वाली गतिशील या संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय देश को दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है, तो नियोजन की दिया जाता है। किसको, नियोजन, नियोजन यानी कि प्लानिंग को दिया जाता है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय देश को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, नियोजन को, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचांक माना जाता है। क्या माना जाता है, देखिए अगर प्रति व्यक्ति आय रहेगा, क्या है, प्रति व्यक्ति आय, अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक रहेगा तो राष्ट्र का भी आय अधिक रहेगा। यानी कि अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो वह कंट्री डेवलप कंट्री कहलाता है। ठीक है, देखिए आर्थिक विकास की माप करने के लिए हम लोग मेजर करते हैं कि आदमियों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अगर अधिक रहेगी तो उसका राष्ट्रीय आय अधिक होता है, तो यही इसका सूचांक माना गया है। ठीक है, अब देखिए प्रति व्यक्ति आय किसी देश के लोगों का औसत जीवन स्तर और वास्तविक आर्थिक विकास को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि संसाधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति कैसी है, तो बिहार की स्थिति आपका देश है, यानी क्या होगा, दयनीय है। क्या होगा, दयनीय है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, क नंबर। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संसाधनों एवं उपजाऊ भूमि की प्रचुरता के बावजूद बिहार पिछड़ा और बाढ़ और ढांचागत कमियां के कारण आर्थिक रूप से दयनीय स्थिति है। किसका, आपका बिहार का। मेनली क्या आप कह सकते हैं, बाढ़, बाढ़ आता है तो उससे जिस गांव में प्रवेश करता है, जिस शहर में प्रवेश करता है, उसको पूरा तहस नहस कर देता है। यही कारण है मेनली यहाँ की स्थिति क्या है, दयनीय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार में डैश ही जीवन का आधार है। तो बिहार में क्या आधार है, बिहार में तो फैक्ट्री उतना है नहीं, तो क्या आधार है, तो आपका कृषि। क्या है, कृषि। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। क्या होगा, कृषि, यानी ऑप्शन क हो जाएगा। बिहार के अधिकांश कार्यशील जनसंख्या लगभग 80%, कितना परसेंट, 80% आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। कितना परसेंट, 80%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार के विकास में देश एक बहुत बड़ा बाधक है। तो बिहार के विकास में आपका क्या बाधक है, तो आपका बाढ़, जो बाढ़ आता है ना, ये बहुत बड़ा डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो बाधक कौन सा हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा। चैप्टर 2 है आपका राज्य एवं राष्ट्र की आय। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो यहाँ पे 25,494 रुपया प्रति व्यक्ति आय एवरेज है। किसकी, 2008-9 के अनुसार भारत की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है, तो वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये आपका क्या है, भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में किस राज्य का क्या प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, किसका, तो गोवा का। देखिए गोवा का प्रति व्यक्ति आय अधिक होने का मेनली कारण वहां पे है आपका पर्यटन। क्या है, पर्यटन एवं सेवा क्षेत्र के उच्च योगदान के कारण गोवा के प्रति व्यक्ति आय
देश में सबसे अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो आपका हो जाएगा पटना। पटना का प्रति व्यक्ति आय बिहार में अधिक है। अब देखिए, राज्य की राजधानी होने और व्यापारिक गतिविधियां होने के कारण यहाँ पे इसकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है। किसकी? पटना की। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि क्या? उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो उपयुक्त तीनों आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीन हो जाएगा। कौन कौन सा? सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। क्या हो जाएगा? सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। ये तीनों आपका उत्पादन एवं आय गणना विधि का आर्थिक दृष्टिकोण होता है। क्वेश्चन नंबर यानी कि उसी चैप्टर का यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिसमें हम लोग ऑप्शन के माध्यम से ही हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेंगे, तो इसलिए हम ऑप्शन लाए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार की डैश प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है, तो कितना परसेंट? तो 41.4% जो आबादी है ना आपका गरीबी रेखा से, ये जो आपका बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, इससे क्या है आपका नीचे ही निवास करती है। ठीक है, तो आप आंसर क्या हो जाएगा? क 44.4% जो कि आपका आबादी है अभी गरीबी रेखा से क्या है? नीचे है। और मेनली कारण क्या हम मानते हैं बिहार को? आपका बाढ़ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आय उत्पादन को आय एवं डैश एक चक्रीय समूह का निर्माण करता है। क्या? उत्पादन हो गया, आय हो गया और व्यय। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर जो है ना, उत्पादन, आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करता है। ठीक है, तो यानी आंसर आपका हो जाएगा क नंबर। क्या हो जाएगा? क नंबर एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से क्या? राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में डैश होता है। क्या होता है? तो अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा, यानी कि इसमें भी वृद्धि होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से देश क्रिया पूरी होती है। क्या होती है? देश की क्रिया पूरी होती है। तो विकसित। क्या? विकसित, विकास। विकास की क्रिया पूरी होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकास की क्रिया पूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि बिहार में 2008-9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम लोग बोलते हैं, डेढ़ प्रतिशत है। कितनी प्रतिशत है? तो 11.3% है। कितनी प्रतिशत? 11.3% है। अब देखिए, तो यानी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे क नंबर, यानी कि 11.03%। ठीक है, लगभग होता है। अब देखिए, इसका रिक्त स्थान हम लोग देख रहे हैं। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय देश को है। तो आधुनिक युग का प्रगति का श्रेय किसको है? आप सीधा कहिएगा मुद्रा का है। किसका है? मनी का, मुद्रा का है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की डैश है। तो क्या है? मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन धमनी है। क्या है? जीवन धमनी है। यानी इसको हम लोग इसको बोलते हैं मेरुदंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरुदंड। आपके बुक में मेरुदंड दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा मेरुदंड। जो हम ऑफलाइन में पढ़ा है, यहाँ पे दिया गया है क्या? मेरुदंड। आपके सिलेबस के अनुसार दिया गया है। देखिए, यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता का विकास का देश है। क्या है? आपका इतिहास है। देखिए, यहाँ पे इतिहास क्वेश्चन में आएगा तो यहाँ पे इतिहास ही भराएगा। ठीक है, मुद्रा के याद करने का तरीका है, मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता का विकास क्या है? इतिहास है। क्या है? इतिहास है, यानी कि ऑप्शन ए यानी क सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान, ठीक है, देश प्रणाली कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। अगर हम लोग एक्सचेंज करके किसी भी वस्तु का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी डैश है। तो मुद्रा का जो आविष्कार हुआ तब मनुष्य की सबसे बड़ी क्या बना? तो सबसे बड़ी क्या बना?
खोज उपलब्धि बना, क्या बना, खोज या उपलब्धि, ऑप्शन क, क्या बना, खोज बना, उपलब्धि बना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि मुद्रा विनिमय का देश है, तो मुनिमा सॉरी मुद्रा यानी कि मनी, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुद्रा विनिमय का देश है, तो मुद्रा विनिमय का क्या है, एक मीडियम है, माध्यम है, क्या है, माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य देश हो गया है, क्या हुआ है, सरल यानी कि इजी हो गया है, क्या हुआ है, सरल यानी इजी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि मुद्रा एक अच्छा देश है, तो मुद्रा क्या है, एक सबसे अच्छा क्या है, सेवक है, क्या है, सेवक है, क्या है, सेवक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि आय तथा उपभोग का अंतर, आय यानी कि इनकम, उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, सेविंग कहलाता है, क्या कहलाता है, बचत, क्या कहलाता है, बचत। ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपका सेविंग हो गया, ठीक है। तो अगर देखिए आय तथा उपभोग का अंतर क्या होता है, बचत होता है। मान लीजिए आप जितना कमाइएगा, आपका इनकम डेस है, तो इनकम जितना है बराबर होगा क्या, आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। यानी जितना आप कमाए, जितना खर्च किए, जितना कमाए बराबर होगा जितना खर्च किए और जितना आप सेविंग रखे हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो वही यहाँ पे आपको क्वेश्चन बना के पूछा गया है, क्या होगा, बचत, यानी कि ऑप्शन नंबर क होगा। अब देखिए अब मान लीजिए यहाँ से आपको बचत निकालना है यानी कि सेविंग निकालना है, तो सेविंग यहीं पर रहने दीजिए और क्या लिखिएगा, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर लिखेंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 10। क्वेश्चन 10 है आपका कि साख का मुख्य आधार देश है, तो साख का मुख्य आधार क्या है, विश्वास, क्या है, विश्वास है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 चैप्टर है, कितना चैप्टर, 3 चैप्टर है कि मुद्रा और साख, तो मुद्रा और साख का हम लोग सॉरी ये तो चैप्टर 3 रहा, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 है कि हमारी वित्तीय संस्था है, हमारी वित्तीय संस्था के बारे में हम लोग का एमसीक्यू करना है। तो देखिए सबसे यानी चैप्टर आपका कौन सा है, 4 चैप्टर है, क्या नाम है इसका, हमारी वित्तीय संस्था है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत, क्या, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो ये यहाँ पे हो जाएंगे महाजन, क्या हो जाएंगे, महाजन। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में औपचारिक बैंक प्रक्रिया की जटिलता के कारण लोग आसानी से महाजन या साहूकार से क्या ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, बात समझे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है, चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। इनमें कौन सी संस्थागत वित्त का साधन है, कौन सा है, तो व्यवसायिक बैंक, क्या है, व्यवसायिक बैंक है। देखिए बैंक सहकारी समितियां आदि नियम कानून द्वारा संचालित संस्थागत यानी कि साधन है, ये सब आपका नियम कानून द्वारा चलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक आपका आरबीआई, कौन है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अ, क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर कितना है, आपका 4 है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक, कौन सा बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, तो आपका 25 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25, कितना है, 25 है। देखिए बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक के अनुसार राज्य में कितने सहकारी बैंक है, तो 25 आपका सहकारी बैंक है। ये किसके अनुसार दिया गया है, आपके सिलेबस आपके बुक के अनुसार दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन कितना है, 5। क्वेश्चन 5 है कि दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टाइम तक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्था कौन से हैं, तो अगर आपको दीर्घकालीन लोन लेना है तो आप किसके पास जाइएगा, तो भूमि विकास बैंक, किसके पास, भूमि विकास बैंक। देखिए यह बैंक किसानों को ट्रैक्टर, भूमि सुधार या अस्थायी संपत्ति खरीदने के लिए लंबे समय तक यानी लंबे समय कितना तक, लगभग 15 से 20 वर्ष तक ऋण देता है, कितना वर्ष तक, 15 से 20 वर्ष तक। कौन बैंक सा, कौन बैंक, भूमि सुधार बैंक। अब देखिए क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 है आपका कि भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि भारत की वित्तीय राजधानी
किस शहर को माना जाता है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को माना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा मुंबई। किसको? मुंबई को माना जाता है वित्तीय राजधानी। क्वेश्चन है आपका 7। क्वेश्चन 7 में दिया गया है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो 1919 में बनी। कब बनी? 1919 में बनी। कब बनी? 1919 में बनी। देखिए क्वेश्चन आपका है 8 नंबर कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो देश में अभी जो कार्यरत है आपके बुक के अनुसार वो कितने हैं? 196। कितने हैं? 100 यानी कि 196 है। 196 है। कितने हैं? 196 यानी कि ऑप्शन आपका डी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यवसायिक जो बैंक है, व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। कब हुआ? 1969 में हुआ, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही होगा 1969। अब देखिए आपका 4 चैप्टर का रिक्त स्थान है जिसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। साख अथवा ऋण की अवधि की पूर्ति देश संस्थाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे सही होगा आपका भराएगा क्या? वित्तीय। क्या भराएगा? वित्तीय संस्था के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वित्तीय संस्था के द्वारा होता है। देखिए बैंक, साख समिति या अन्य वित्तीय संस्थाएं ही देश में ऋण और साख की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। क्या करते हैं? ये आपका पूरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त धन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? अगर कोई भी व्यक्ति अपने ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार से अगर ऋण लेते हैं तो कितना परसेंट उसको टैक्स देना पड़ता है? तो आंसर होगा 30%। क्या होगा? 30% होगा। ये आपके बुक के अनुसार है, ठीक है, जो कि बुक आपका बहुत उसमें चेंज करने की जरूरत है क्योंकि वो आपका शुरू बहुत पहले से वो पढ़ाई हो रहा है, लेकिन अभी इस सब का डेटा चेंज हो चुका है। लेकिन आपके बुक के अनुसार सही आपका कितना होगा? 30%। आपको आंसर भी लगाना है सही कितना? 30% लगाना है क्योंकि आपके बुक के अनुसार दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन 3 है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को देश ऋण प्रदान करती है। क्या ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन। क्या? अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन 4 दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना देश में हुई। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको कितना बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कब हुई? 1935 में हुई। लेकिन पूरे डेट पूछेगा तो 1 अप्रैल 1900 कब? 35 को हुई। 1 अप्रैल 1935 यानी कि ऑप्शन आपका सही होगा ए नंबर। 1 अप्रैल 1935। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का देश माना जाता है। क्या माना जाता है? मेरुदंड। क्या माना जाता है? मेरुदंड माना जाता है। क्या माना जाता है? मेरुदंड माना जाता है। आपका जो वित्तीय संस्थाएं होते हैं वो क्या होते हैं? बैकबोन का काम करते हैं किसी भी कंट्री का। क्या होते हैं? यानी ऑप्शन ए सही होगा, मेरुदंड होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वयं सहायता समूह, क्या स्वयं सहायता समूह जिसको हम लोग SHG से जानते हैं, में लगभग 150 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? लगभग 15 से 20 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15 से 20 सदस्य होते हैं। देखिए जो कि आपका ऑप्शन ए सही होगा, 15 से 20 सही होते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 है कि SHG में बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्णय देश लेते हैं। कौन लेते हैं? समूह के सदस्य लेते हैं। जो जितने भी उसमें समूह के सदस्य होते हैं, कितने होते हैं? लगभग 15 से 20 पढ़ाए हैं कि होते हैं। इन सभी के द्वारा उसमें सहमति होना चाहिए, तब आपको ऋण आपको संबंधित प्रदान करती है। तो क्या भराएगा? आपका ऑप्शन सही होगा समूह के सदस्य को। समूह के अगर सदस्य लेते हैं आपका निर्णय। देखिए क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 है कि व्यावसायिक बैंक, जो आपका व्यावसायिक बैंक है, देश प्रकार की जमा राशि को स्वीकृत करती है। क्या करती है? कितने प्रकार की? तो आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 होगा। लेकिन 4 में कौन कौन होगा? देखिए अस्थाई होगा, चालू होगा, संचयी होगा और आवर्ती होगा। क्या होगा? ये चारों आपको दिया गया है, चारों समझ लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि भारतीय पूंजी बाजार, जो भारतीय पूंजी बाजार है, देश वित्तीय
सहायता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? ये आपका दीर्घकालीन यानी कि आपका लॉन्ग टाइम तक ये आपको ऋण प्रदान करती है, यानी कि ऑप्शन सही होगा ए, दीर्घकालीन आपको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है बउआ क्या कि सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा देश पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध है। कितने छोटे एवं सूक्ष्म क्या होंगे? छोटे पैमाने पर आप यहां से ऋण की सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 आप देख रहे हैं कि चैप्टर 5 क्या है? रोजगार एवं सेवा। रोजगार एवं सेवा के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर 5 है। अब देखिए चैप्टर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू के रूप में है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र हम लोग अभी पढ़े थे कुछ देर पहले, कौन सा होगा? सेवा क्षेत्र। क्या होगा? सेवा क्षेत्र है, जो कि आर्थिक विकास का आपका तीसरा क्षेत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी कि घ नंबर। अब देखिए क्वेश्चन आपका 2 है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। कौन कौन है? भोजन, वस्त्र, आवास और स्वास्थ्य एवं शिक्षा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य कौन है? नहीं है। तो यहाँ पे आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। देखिए बीमारू राज्य में कौन कौन है इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बिहार है, आपको मध्य प्रदेश है, उसके बाद में राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन कर्नाटक दक्षिण भारत का एक विकसित राज्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितने हैं? 4। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा जो होती है आपका गैर सरकारी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ऊर्जा के प्रमुख यानी कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें सभी हो जाएगा। सभी से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कोयला से भी, पेट्रोल से भी और विद्युत से भी। तीनों से हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब देखिए चैप्टर आपका कितना है? 6 है। चैप्टर 6 आपका वैश्वीकरण है। देखिए वैश्वीकरण में आपका एमसीक्यू जो दिया गया है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक में आपको इस तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं यानी कि उपयुक्त सभी यानी कि तीनों जो ऑप्शन है कौन कौन? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तीनों को शामिल किया गया है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 2 है कि वैश्वीकरण के प्रमुख अंक कितने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि वैश्वीकरण के प्रमुख अंक कितने हैं? तो 5 है। कितने हैं? 5 है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका 3, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? तो इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें सभी यानी कि आपका कौन कौन सही होगा? फोर्ड मॉडल्स, सैमसंग और कोको कोला, ये सब आपका क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये सब फॉरेनर आपका कंट्री का क्या है? कंपनी है, जो कि भारत में भी संचालित किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन कितना है? 4 नंबर। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है आपका ख नंबर, यानी क्या है? व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण एवं सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए। ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सही होगा? ख नंबर सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी खरीदा? तो किसने खरीदा? तो कोका कोला ने खरीदा। किसने खरीदा? तो कोका कोला ने खरीदा। कब खरीदा? तो 1990 के दशक में ये कंपनी खरीदा। अब देखिए दो क्वेश्चन नंबर आपका 6 का यानी चैप्टर 6 का आपका रिक्त स्थान है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था का देश अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। क्या? देखिए वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व क्या चीज? विश्व के साथ विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए। यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के माध्यम देश को बढ़ावा मिलती है। क्या चीज को बढ़ावा मिलती है? तो यहाँ पे सही होगा आपका वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का क्या मिलती है? बढ़ावा मिलती है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में देश भूमिका निभाती है। तो जो आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में आपका मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि मुख्य भूमिका आपका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विदेशी व्यापार विश्व व्यापार के बाजारों को देश का कार्य करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, क्या काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। देखिए आपका जो कि विदेशी जो व्यापार होगा, जो विदेशी व्यापार विश्व के व्यापार को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, WTO विश्व व्यापार संगठन क्या है, WTO विश्व व्यापार संगठन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1995 में की गई। कब की गई, 1995 में की गई, यानी कि ऑप्शन आपका ये सही होगा, कब, 1995 में की गई। अब देखिए अब आपका चैप्टर 7 का कुछ प्रश्न है जो कि आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में थे जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत उपयोगिता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो ये आपकी घोषणा कब हुई, तो 1986 में हुई। कब हुई, 1986 में हुई, यानी कि आप यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो कौन नंबर होगा, 1986 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है कब मनाया जाता है, तो ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका सही होगा बी, यानी कि ख सही होगा, 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कितनी है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 18 00 11 400 सॉरी 000 है, ठीक है, यानी कि 18 कितना 0 00 11 उसके बाद फिर 4 000, ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ग 18 00 11 4 000, ठीक है, यहाँ पे 00 फिर 000। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 4 है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चीन का होना आवश्यक है, तो इसको बोलते हैं हॉलमार्क। क्या बोलते हैं, हॉलमार्क का आपका सिंबल ऐसा ही होता है, क्या होता है, ऐसा ही होता है, जो कि सोने आपको पर दिखते हैं अक्सर। क्वेश्चन नंबर है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी समूह का सेवा का मुख्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो वह उपभोक्ता क्या होगा, तो वो आपका राज आयोग से होगा, क्या होगा, राज आयोग आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका कौन सा होगा, ख होगा। देखिए क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितनी होती है, कितनी होती है, 0 होती है, कितनी होती है, 0 होती है, इसमें आपका कोई शुल्क नहीं लगता है आप शिकायत करेंगे तो।